उफ, भोला राम बेटा, तुम ना जाने गिनती कब सीखोगे। उन्होंने 3 प्लेट भजिए लिए हैं और 20 रुपए की एक प्लेट है, तो उस हिसाब से इनके पैसे हो गए 60 रुपए। भाई साहब, आप इसे 60 रुपए दे दीजिए। ग्राहक भोला राम को 100 रुपए दे देता है। माँ, इन्होंने 100 रुपए दिए हैं, अब मैं इन्हें कितने लौटाऊं? हे भगवान, ना जाने इस मोटी बुद्धि वाले को अकल कब आएगी। बेटा, 100 में 60 गए तो 40 बचे, उसे 40 रुपए दे दे। रामगढ़ गांव में राजबाला भजिए बनाकर बेचती थी। उसके भजिए इतने फेमस थे कि लोग दूर दूर से उन्हें खाने के लिए आते थे। राजबाला का एक बेटा भोला राम था, जो कि बड़ा ही भोला था। वो हिसाब किताब का बहुत कच्चा था। राजबाला का काम अच्छा चलता था। ऐसे ही समय बीता और राजबाला और बुढ़िया हो गई। फिर उसने भोला राम की शादी पड़ोस के गाँव की एक लड़की कोमल से करवा दी। एक रोज राजबाला अपनी बहू से, तूने मेरे मंदबुद्धि बेटे से शादी करके हम पर उपकार किया है बहू। अच्छा, अब मैं भजिए बना लेती हूँ, फिर ठेला भी लगाना है। बुढ़िया, तेरे इस नालायक बेटे से शादी मैंने तेरे भजिए की मसाले की रेसिपी जानने के लिए की है, ताकि फिर मैं भी काफी पैसे कमाऊं और अपने राजेश से शादी कर सकूं। राजबाला रसोई का दरवाजा बंद करके भजिए बनाती थी। वो एक खास तरह का मसाला बेसन में मिलाती थी, जिससे भजिए का स्वाद काफी बढ़ जाता था और इस कारण उसके पास लोगों की भीड़ लग जाती थी। अब धीरे धीरे कोमल ने भी ठेले पर जाना शुरू कर दिया, ताकि वो भजिए की विधि और मसाले के बारे में जान सके। वहाँ ठेले पर लगी भीड़ देखकर कोमल हैरान रह गई। काम के दौरान कोमल जब भी राजबाला से रेसिपी पूछती, वो हमेशा कहती, बहू अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। इस बुढ़िया ने दिमाग खराब कर दिया है। भजिए की रेसिपी नहीं हो गई, कोई शाहजहां का खजाना हो गया। लगता है अब दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। अब कोमल ने अपने पति भोला राम को उसकी माँ के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। तुम्हारी माँ ना तुमसे मुफ्त में काम करवाती है। ठेले पर नौकरों को रखेंगी तो उनके पैसे खर्च हो जाएंगे, उनकी तनख्वाह देनी पड़ेगी, इसलिए तुम्हें ही ठेले पर अपने साथ रख लिया, जिस वजह से तुम ज्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाए। और अब तुम हिसाब में कच्चे हो तो मंदबुद्धि कहकर सबके सामने तुम्हारा मजाक बनाती है। इसलिए मैं कहती हूँ तुम अपनी माँ से जाकर वो मसाले के बारे में पूछ कर आओ, और अगर उन्होंने नहीं बताया तो समझ जाना, इसका मतलब वो तुम्हें प्यार नहीं करती। फिर हमारा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं होगा। अगले दिन भोला राम अपनी माँ के पास गया। माँ, अगर आज तुमने हमें भजिए की रेसिपी और मसाले के बारे में जानकारी नहीं दी तो मैं और कोमल ये घर छोड़कर चले जाएंगे। हाँ। ये सुनकर राजबाला घबरा जाती है और वो उन्हें सब बता देती है। बेटा, बहू, ये है वो मसाला, और इस मसाले की खासियत है कि ये भजिए का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है। तुम चाहे इसमें कितना भी खराब बेसन या तेल डालो, लेकिन उसका स्वाद वैसा का वैसा ही बना रहेगा। इसकी विधि मेरी माँ ने मुझे बताई थी। हैं? सस्ते सामान से भी वैसे ही स्वाद? फिर तो हम घटिया से घटिया सामान खरीदेंगे और ढेर सारा मुनाफा कमाएंगे। अब कोमल ने राजबाला को घर पर ही रहने की सलाह दी और खुद वो ठेले पर भजिए बनाकर बेचने लगी, जिसमें वो घटिया बेसन और तेल मसालों का इस्तेमाल करने लगी और आखिर में उस रहस्यमय मसाले को उसमें डाल देती, जिससे भजिए का स्वाद वैसा ही बना रहे। 2 दिन तक उसके पास ग्राहक आए और उसने खूब मुनाफा कमाया, लेकिन तीसरे दिन उन सबको उल्टियां होने लगी और सबकी तबीयत खराब होने लगी, जिससे परेशान होकर ग्राहकों ने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। फिर क्या था, पुलिस आई और उन्हें पकड़ कर ले गई। जब राजबाला को ये बात पता चलती है तो वो जेल जाती है और पुलिस को सब सच सच बता देती है। इंस्पेक्टर साहब, कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला कि इसने मेरे बेटे से इसलिए शादी की है ताकि ये मेरे पैसे हड़प सके और मेरे इस रहस्यमय मसाले के बारे में जान सके, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग उसका सबूत है जिसमें ये अपने यार से फोन पर ये सब बातें कह रही है। मेरा बेटा सचमुच भोला और निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए और इस कमबख्त को धोखा देने और लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने के जुर्म में कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इंस्पेक्टर भोला राम को छोड़ देता है और कोमल को अब जेल में सड़ना पड़ता है। राजबाला और भोला राम अब फिर से भजिए तलकर अपने ग्राहकों को अपने ठेले पर वापस ले आते हैं। वो दोनों अब फिर से खूब मुनाफा कमाने लगे। बबलू एक गरीब लड़का था। वो शहर के एक होटल में वेटर की नौकरी करता था। बबलू दिमाग का बड़ा तेज था। अपनी मीठी बातों से ग्राहकों का मन मोह लेता था। इससे उसे अच्छी खासी टिप मिल जाया करती थी, मगर फिर भी कभी कभी उसे ऐसे ग्राहक मिल ही जाते जो बड़े कंगले होते थे। ऐसे ग्राहक न तो खुद अच्छे से खाते थे और न ही टिप देते थे। एक दिन इसी तरह का एक ग्राहक वहाँ आया। बताइए साहब, क्या लाऊं? खाने में क्या क्या है? चिकन में चिकन हांडी, चिकन पठानी, चिकन लखनवी, चिकन कढ़ाई, मटन में मटन कोफ्ता, मटन मसाला, मटन मुगलई, कीमे में कीमा पाव, कीमा घोटाला, कीमा फ्राई, ठंडे में केसर, फलूदा और रसमलाई, गरम में नॉर्मल स्पेशल मसाला, कॉफी और चाय। बताइए साहब, क्या लाऊं? इतना कहकर बबलू ने ऑर्डर लिखने के लिए एक पेन निकाला। ऐसा करो, फटाफट एक चाय लेकर आओ। ऑर्डर सुनते ही बबलू का मुंह उतर गया। वह बोला, बस चाय? हाँ। बबलू मुंह लटकाए अंदर गया और दूसरे वेटर से बोला, चाय दे दे उस कंगले को। उस शाम होटल के मालिक ने बबलू और दूसरे काम करने वालों को एक बुरी खबर सुनाई।
अब इस होटल को हमेशा के लिए बंद करने का टाइम आ गया है। क्या हो गया सेठ? इस जगह के मालिक ने ये जगह किसी पिज्जा हट वाले को बेच दी है। अब यहाँ होटल नहीं, पिज्जा की दुकान चलेगी। इसलिए आप सब लोग अपना अपना इंतजाम देख लें। इस पिज्जा हट ने तो हमें ही हटा दिया। होटल बंद हुए कुछ दिन बीत गए। बेचारे बबलू को कोई काम नहीं मिला। वो अपनी छोटी सी खोली में उदास बैठा था। तभी उससे मिलने उसका एक दोस्त रघु वहाँ आया। रघु को देखकर बबलू बहुत खुश हुआ। उसने उसके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाए। वाह, क्या पकौड़े बनाए यार तूने। ये तो जैसे मुंह में घुले से जा रहे हैं। एक काम क्यों नहीं करता, तू चाय और पकौड़े का एक छोटा सा ढाबा खोल ले यार। आहा, अरे यार मैं कैसे कर सकता हूँ धंधा? और ये चाय पकौड़े का भी कोई धंधा होता है? अबे पकौड़े का धंधा कोई मामूली धंधा नहीं है मेरे भाई। मेरे मोहल्ले में एक पकौड़े वाला रहता है, लक्ष्मण। कम से कम 3-4 हजार का गल्ला है उसका रोज का। अरे भाई, एक आदमी इसी तरह से चाय बेचकर देश का प्रधानमंत्री बन गया और तू इसे छोटा समझ रहा है? बात बबलू की समझ में आ गई। कुछ ही दिनों में इधर उधर से उधार लेकर उसने चाय और पकौड़े का एक छोटा सा ढाबा डाल दिया। उसके हाथों में जादू था। जो भी एक बार उसके पकौड़े खा लेता था, उसके मुंह में उसका स्वाद बस जाता था। फिर तो वो बार बार बबलू की दुकान पर पकौड़े खाने आता था। बबलू का स्वभाव भी बहुत विनम्र था। वह ग्राहकों से बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता था। लोग उसके स्वभाव से खुश होकर भी उसकी दुकान पर जा पहुंचते और मन ना होते हुए भी वहां से चाय पकौड़े खाकर ही उठते थे। इस तरह बबलू का ढाबा जोरों से चल निकला। उसे इस ढाबे से अच्छी खासी आमदनी भी होने लगी। एक दिन बबलू अपनी दुकान पर बैठा सोच रहा था। मैं बेकार ही इस धंधे को छोटा समझ रहा था। इस धंधे ने तो मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज मुझे समझ में आ गया है कि ईमानदारी से किया गया कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अभी बबलू ये सब सोच ही रहा था कि वहाँ एक कार आकर रुकी। कार से 2 आदमी लड़खड़ाते हुए निकले और बबलू से कहा, ए हीरो, इधर आ। बबलू ढाबे से निकलकर जल्दी से उनके पास गया। उनके मुंह से शराब की बू आ रही थी। एक काम कर, 2 प्लेट आलू पकौड़े, 2 प्लेट प्याज पकौड़े और 1 प्लेट मूंग दाल का पकौड़ा ले गया, जल्दी से। बबलू ने देखा कि दूसरे आदमी ने शराब की बोतल और 2 गिलास निकाले और कार की बोनट पर रख दिया। उनका इरादा वही शराब पीने का था। उनका इरादा समझकर बबलू बोला, साहब पब्लिक प्लेस में शराब मत पीजिए। अबे जा, ज्ञान मत दे, ऑर्डर ला जल्दी से। बबलू जल्दी से ऑर्डर लेकर आया। उन दोनों आदमियों ने वहाँ शराब पी और पकौड़े भी खाए। फिर दोनों वहाँ से जाने लगे। तभी वहाँ बबलू आया और बोला, साहब पैसे तो देते जाओ। मुझसे पैसे मांग रहा है? अबे जानता मैं कौन हूँ? आप कोई भी हो, मुझे मेरे पैसे दे दो। आपके टोटल 120 रुपया हुआ है। अबे वीरेंद्र भाटिया नाम है मेरा। इस पूरे इलाके का म्युनिसिपल कमिश्नर हूँ मैं। अबे तेरा धंधा बंद करवा दूंगा तो जानता नहीं मेरी पावर को। मैंने तो बस अपने पैसे मांगे थे साहब। बबलू की इस बात से वीरेंद्र भाटिया आग बबूला हो गया। उसने जमकर बबलू की दुकान में तोड़फोड़ की और वहाँ से चला गया। बेचारा बबलू अपने ढाबे की हालत देखकर रो पड़ा। वीरेंद्र भाटिया का गुस्सा इतने से शांत नहीं हुआ। अगले दिन बबलू को दुकान बंद करने का नोटिस मिल गया म्युनिसिपालिटी से। बबलू पर तो जैसे आसमान ही गिर पड़ा। दुकान के बंद होने से सिर्फ बबलू को ही नहीं, उन लोगों को भी परेशानी होने लगी जिन्हें बबलू के चाय और पकौड़ों की आदत लग चुकी थी। एक दिन बबलू अपनी खोली में उदास बैठा था। तभी वहाँ कुछ लोग आए। बबलू उन्हें पहचान गया। वो सब उसके रोज के ग्राहक थे। अरे बबलू भैया, अरे और कितने दिनों तक ऐसे ही बैठे रहोगे हैं? अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो इस भाटिया की मनमानी बढ़ती ही जाएगी, बता रहे हैं। आज तुम्हारी दुकान बंद की है, कल हो सकता है पूरा बाजार बंद कर दे। तो मैं अब कर भी क्या सकता हूँ? तुम हमारे साथ उस भाटिया के ऑफिस में चलो, हम वहीं विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस तरह बबलू उन सब लोगों के साथ चला। इतने लोगों के साथ होने से उसकी हिम्मत भी बढ़ गई थी। वो भाटिया के दफ्तर पहुंचा और अपनी दुकान खुलवाने की मांग की।
भाटिया बाहर निकलता है और गुस्से में बबलू से कहता है, अच्छा, तो तू इन सब के साथ मुझे डराने आया है? तू जानता नहीं कि तू किससे पंगा ले रहा है। मैं तो जानता हूँ, मगर शायद आप नहीं जानते कि आप किन लोगों से पंगा ले रहे हैं। ये गुप्ता जी हैं, हमारे एरिया के इंस्पेक्टर। रोज ड्यूटी के बाद ये मेरी ही दुकान पर चाय पकौड़े खाने आते थे। ये धर्मपाल जी हैं, यहाँ के एमएलए के खास आदमी। इनकी पार्टी की मीटिंग भी मेरी ही दुकान पर मेरे ही चाय के पकौड़ों के साथ होती है। आज 10 दिन से मेरी दुकान बंद है। ये सब गुस्से से बौखलाए हुए हैं। अब आप समझ लीजिए कि कौन किससे पंगा ले रहा है। ये छोकरा ठीक ही कह रहा है। पुलिस और नेता लोगों से पंगे लेना ठीक नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी दुकान खोलने के कागज तैयार करवाता हूँ। फिर भाटिया अंदर जाता है और बबलू की दुकान का परमिट लाकर उसे दे देता है। इस तरह बबलू की होशियारी और लोगों के साथ से उसकी